एनआईए आज दूसरे दिन मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन पूछताछ में तहव्वुर राणा ने सहयोग नहीं किया। रिमांड के पहले दिन एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ हुई। राणा से पूछताछ के लिए एनआईए ने स्पेशल टीम बनाई है। पूछताछ से पहले सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच एनआईए अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में राणा से पूछताछ की रणनीति बनाई गई। सुबह 11:10 पर राणा को इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। सुबह 11:15 पर एनआईए अधिकारियों ने राणा से पूछताछ शुरू की। एनआईए के अधिकारियों ने तहव्वुर राणा से शाम 7:15 बजे जाकर पूछताछ खत्म की, लेकिन इन 8 घंटों में सिर्फ 4 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के पहले दिन राणा ने ज्यादा सहयोग नहीं दिया। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर सवालों से बचने की कोशिश की। आज फिर एनआईए के अफसर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। इसी बीच 26/11 की साजिश और आतंकवाद से जुड़े दूसरे मामलों में 8 एजेंसियों ने एनआईए को तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए रिक्वेस्ट दी है। एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। वहीं राणा को भारत लाने का क्रेडिट लेने को लेकर सियासी दलों में होड़ मची हुई है। मुंबई में पोस्टर लगाकर पीएम मोदी को राणा को भारत लाने के लिए धन्यवाद दिया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राणा के प्रत्यर्पण का जो पूरा प्रोसेस है वो कांग्रेस राज में शुरू हुआ था। मुंबई के बोरीवली, कांदिवली, दहिसर समेत कई इलाकों में ये पोस्टर लगे। पोस्टर में आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए उन्हें धन्यवाद जताया गया। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता गुरुवार से ही राणा को भारत लाने का क्रेडिट पीएम मोदी को दे रहे हैं। Can there be politics on something as critical as this? It has taken years of diplomatic effort by Prime Minister Modi's government to achieve this. वहीं कांग्रेस नेता राणा के प्रत्यर्पण को यूपीए सरकार की कोशिशों का नतीजा बता रहे हैं। कांग्रेस नेता याद दिला रहे हैं कि 2009 में ही राणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। जो भी सरकार, यूपीए की सरकार, हमारी ये सरकार, इनके प्रयासों से आज वो जो मुजरिम है हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे। यूपी के आगरा में आज हाई अलर्ट है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन की टिप्पणी से नाराज करनी सेना ने आज आगरा में राणा सांगा की जन्म जयंती मनाने का ऐलान किया है। आगरा में पुलिस मुस्तैद है। किसी भी गड़बड़ी से निपटने की पूरी तैयारी है। पुलिस 26 मार्च जैसी घटना को रोकना चाहती है। आगरा में आज राणा सांगा की जन्म जयंती मनाने को लेकर अलर्ट है। राणा सांगा पर सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज करड़ी सेना ने आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है। करड़ी सेना के कार्यकर्ता आगरा पहुंच रहे हैं। माफी का हमने कहा ही कहीं, हमने कहीं कहा कि सुमन माफी मांगे, बोला ही नहीं हमने, माफी देनी ही नहीं है। और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और आज हनुमान जयंती का मौका है। हनुमान जयंती पर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वीएचपी की शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शोभा यात्रा की सुरक्षा के निर्देश दिए। आज अंजनी पुत्र महावीर हनुमान की जयंती। हनुमान जयंती पर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में आज से 23 अप्रैल तक शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान 12 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। आज पहले दिन 5 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। आज जहांगीरपुर और बख्तियारपुर में सुबह 9 बजे और जैतपुर में सुबह 10 बजे से, मयूर विहार में शाम 4:30 और पालम में शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वीएचपी की शोभा यात्रा को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2022 में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। उस समय फायरिंग हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ था। कई लोगों को चोट भी आई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि पुरानी घटना को लेकर धार्मिक परंपराओं के पालन से रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा मुहैया कराए। नए वक्फ कानून के खिलाफ बवाल थम नहीं रहा। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा हुई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फिर यहां कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के हालात को लेकर चिंता जताई है। धू धू कर सुलगती गाड़ियां, जलती गाड़ियां और काले धुएं का गुबार, हंगामा करती भीड़। ये तस्वीरें नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और हंगामे की है। तस्वीर दक्षिण 24 परगना जिले की है, जहां आमतला में सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया, उस पर पथराव किया, गाड़ी के सारे शीशे तोड़ डाले। मुर्शिदाबाद में हंगामा कर रहे उपद्रवियों ने पहले पथराव किया, भीड़ ने बीच सड़क पर गाड़ियां फूंक दी। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे, उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पथराव कर दिया। ऐसे में पुलिस ने भी जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई राज्यों में नए वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन की अपील की थी और विरोध प्रदर्शन के दौरान ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। नए वक्फ कानून के विरोध में जयपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नए वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताया। जयपुर में AIMIM के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में वक्फ कानून के विरोध वाले पोस्टर लहराए गए। लखनऊ में मौलाना कल्बे जब्बाद की अगुवाई में शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में इजरायली हमले में मारे गए हमास लीडर इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह की तस्वीर भी दिखाई दी। वक्फ कानून के विरोध की लहर जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। घाटी में मुतहद मजलिस उलेमा की ओर से मस्जिद और दरगाहों में वक्फ कानून के विरोध में प्रस्ताव पढ़ा गया, जबकि राजनीतिक दल PDP के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर वक्फ कानून के विरोध वाले पर्चे लहराए। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ मुहिम नाम दिया है। इस तहरीक को शुरू से लेकर आखिर तक पुरअमन तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज अमित शाह रायगढ़ जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायगढ़ में पालक मंत्री पर चल रहे विवाद को देखते हुए अमित शाह के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। सुबह 10 बजे अमित शाह पुणे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से शाह रायगढ़ किले जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शिवाजी महाराजांना कधीच आशीर्वाद देणार नाही त्या लोकांना। दोपहर में अमित शाह अजित पवार गुट वाली एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे के घर भोजन करेंगे। माना जा रहा है कि इससे रायगढ़ के पालक मंत्री पद को लेकर चल रहा विवाद थमेगा। रायगढ़ के पालक मंत्री के तौर पर सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे का नाम घोषित किया गया था, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता भरत गोगावले ये पद खुद के लिए मांग रहे थे। इसके लिए गोगावले समर्थकों ने आंदोलन भी किया था। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी परंपरा और ये भारत की संस्कृति रही। पालक मंत्री का जो मुद्दा है, तीनों पार्टियों के नेतृत्व के बीच चर्चा का विषय है। वो आपस में चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। इस विवाद के बाद रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री पदों के फैसले को रोक दिया गया था। अब अमित शाह के सुनील तटकरे के घर जाने से माना जा रहा है कि ये विवाद अब थम जाएगा। और अब बात बिहार की। बिहार में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में विवाद हो रहा है। 8 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा बताया था। वहीं पटना पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद ही होगा। पायलट के इस बयान पर आरजेडी भड़की हुई है तो जेडीयू विपक्षी गठबंधन से सवाल पूछ रही है। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। 8 अप्रैल को पटना में भुइयां मुसहर सम्मेलन में तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही पटना में कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा। हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। पायलट के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं
कि क्या कांग्रेस को सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी पसंद नहीं है? इस सवाल पर आरजेडी भड़की हुई है तो जेडीयू कह रही है कि एनडीए पर सवाल उठाने वाले अब खुद ही सीएम फेस पर फंस गए हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार की 14 करोड़ जनता की पसंद तेजस्वी यादव जी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो लोग एनडीए में चेहरे को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, उनका सच क्या है अभी जनता के सामने है। जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने पटना में बदलाव रैली की। प्रशांत ने कहा कि अब बिहार को नीतीश से मुक्ति दिलानी है। इस पर जेडीयू ने कहा कि प्रशांत की रैली में लोग ही नहीं आए। वहीं आरजेडी ने प्रशांत को बीजेपी की बी टीम बताया। सियासी पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर की ये पहली रैली थी। रैली में शामिल होने के लिए पूरे बिहार से जन स्वराज समर्थकों को बुलाया गया था। भीड़ भी जुटी। रैली के मंच से प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद पद यात्रा शुरू करने की बात कही। प्रशांत बिहार में आरजेडी और जेडीयू का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में जेडीयू और आरजेडी ने प्रशांत पर सियासी अटैक किया। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति में कुछ बीजेपी के बी टीम बनकर शोर मचा रहे थे, आज उनका पोल ही खुल गया। दानापुर से आरजेडी के विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी रीतलाल यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ के जवानों ने रीतलाल यादव के ठिकाने पर 11 घंटे छानबीन की है। दानापुर में रीतलाल यादव के घर के बाहर भारी सुरक्षा के बीच तलाशी हुई। पटना से एसटीएफ की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। आसपास के थानों से भी पुलिस बुलाई गई थी। छापेमारी के दौरान रीतलाल के समर्थक हंगामा नहीं करें, इसके लिए पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी। घंटों तक पुलिस रीतलाल यादव के ठिकानों पर तलाशी करती रही। पुलिस के मुताबिक ये छापेमारी खगौल में दर्ज एक शिकायत के सिलसिले में की गई। एक आवेदन दिया गया था जिसके आलोक में हम लोगों ने खगौल थाना क्षेत्र में एक एफआईआर भी रजिस्टर की थी और विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें गंभीर आरोप लगे हैं। घंटों की छापेमारी के बाद अधिकारियों ने बताया कि रीतलाल यादव के घर से कैश, चेक, जमीन के दस्तावेज, पेन ड्राइव और कई दूसरे कागजात मिले। चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5 में आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीतलाल यादव के घर के अलावा पुलिस ने बिहटा और दानापुर के अभियंता नगर में भी छापेमारी की। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके फिर से एक साथ आ गए हैं। अमित शाह के चेन्नई दौरे में इस गठबंधन पर मुहर लग गई है। बीजेपी ने कहा कि अब सूबे में अगला चुनाव एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चेन्नई में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उनके बाईं तरफ तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष के अन्नामलाई और दाईं ओर एआईएडीएमके के प्रमुख के पलानीसामी थे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि एनडीए में एआईएडीएमके की वापसी हो चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। वहीं एआईएडीएमके से गठजोड़ के बाद अब नैनार नागेंद्रन का तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बनना भी औपचारिकता भर है, क्योंकि इस पद के लिए अकेले उन्होंने ही नामांकन भरा है। नैनार नागेंद्रन तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। वो 2021 में तिरुनेलवेली सीट से विधायक चुने गए थे। नागेंद्रन 2001 और 2011 में एआईएडीएमके से विधायक चुने गए थे। जयललिता के निधन के बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया। नागेंद्रन थेवर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एआईएडीएमके प्रमुख पलानीसामी और अन्नामलाई दोनों ही गोंदेर समुदाय से आते हैं। ऐसे में गठबंधन की खातिर अन्नामलाई की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से विदाई लाजमी थी। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम ने करवट बदली है। कल देर शाम को दिल्ली में तेज आंधी चली। आफत भरी आंधी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। कई इलाकों में पेड़ उखड़ जाने से सड़कों पर जाम के हालात बन गए। वहीं दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। ये तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र नगर की हैं, जहां तेज आंधी की वजह से पेड़ का हिस्सा और बिजली का खंभा एक साथ गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग जख्मी हो गए। हादसे में 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।
मधु विहार इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। करोल बाग इलाके में तेज हवा की वजह से एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 13 साल का बच्चा घायल हो गया। मंडी हाउस इलाके में हवा के थपेड़ों से कई पेड़ टूट गए, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। वहीं दिल्ली गेट इलाके में पीपल का पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके नीचे एक बाइक दब गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति पेड़ की चपेट में नहीं आया। तेज हवाओं के चलते दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए। तो दिल्ली के आईटीओ में आंधी पानी से सड़क किनारे लगा रोड लाइट का पोल उखड़ गया, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार शाम मौसम की करवट से कई जगह हालात बेहद खराब दिखाई दिए। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद हर जगह आंधी और तेज आंधी ने कहर बरपाया, तो बारिश की वजह से भी हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां देश के दूसरे हिस्सों में पारा चरम पर है। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। यहां पहुंचे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अब जरा शिमला की तस्वीरें देखिए। यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे अपने साथ मलबा ला रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी इस वक्त मौसम की मार झेल रही है। ये पर्यटकों के सबसे पसंदीदा स्पॉट शिमला बाजार की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी भरा दिख रहा है। आसमान से ओले बरसते दिख रहे हैं। शिमला का जो माल रोड सैलानियों से भरा रहता है, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां सिर्फ पानी ही पानी भरा दिख रहा है। शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हालात ऐसे हैं। ये तस्वीरें सिरमौर की हैं। घर की सीढ़ियों को देखिए, सब कुछ सफेद हो रखा है। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी का महीना हो और बर्फ पड़ी हो। ओले पड़ने से हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में फसल खराब होने का डर भी सता रहा है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार में भी मौसम का कोहराम दिखाई दिया। बिहार में आसमान से बरसी आफत से 3 दिनों में 80 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सप्लाई ठप है। बिहार में आज भी 8 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट है। तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के नवादा से आई तस्वीरें तबाही की दास्तान बता रही हैं। आंधी इतनी भीषण थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, फैक्ट्री की छतें उड़ गईं, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, खेतों में फसल बर्बाद हो गई। जहां तक नजर जा रही है, तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों को हुआ है, जहां कई गांव में आंधी की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई। सबसे ज्यादा प्रभावित बिजली हुआ है। बिजली विभाग लगा हुआ है, फिर भी अभी तक लाइन का कोई समस्या नहीं हो पाया है समाधान। बिजली विभाग के मुताबिक आंधी की वजह से कई ट्रांसफार्मर फेल हो गए। आरा जिले का ये पीपा पुल बिहार और यूपी को जोड़ता है। रोजाना हजारों लोग इस पीपा पुल के रास्ते यूपी से बिहार और बिहार से यूपी आते हैं, लेकिन अचानक आई आंधी तूफान ने पुल के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस पुल का हिस्सा टूटने के बाद इलाके में आवाजाही ठप हो गई। लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा बच गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 और आतंकी ढेर किए गए हैं। किश्तवाड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। कल एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 2 आतंकियों को अब ढेर किया गया है। भारी मात्रा में हथियार भी यहां से बरामद किया गया है। मेरे साथी अजय बाचलू इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। 3 आतंकियों को ढेर किया गया, एक कल और 2 आज। जी बिल्कुल, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इसमें सूत्र ये बताते हैं कि मारे गए आतंकियों में से जैश ए मोहम्मद कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। बता दूं, सैफुल्ला इस इलाके में, किश्तवाड़ के इलाके में पिछले काफी समय से काफी सक्रिय था और लगातार वो सुरक्षा बलों के लिए दर्द बना हुआ था। सैफुल्ला न केवल यहाँ पर जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, बल्कि वो नए युवकों को जहाज की तरफ और आतंक की भट्टी में झोंकने का काम भी करता था और सुरक्षा बल काफी देर से उसकी तलाश में थे। अब जो 3 आतंकी मारे गए हैं, उनमें से एक सैफुल्ला बताया जा रहा है और ये एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों की मानी जा रही है। न केवल किश्तवाड़ जिले में, बल्कि इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ सैफुल्ला का काफी दबदबा था। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 9 अप्रैल को शुरू किया था। बता दो, 9 अप्रैल को छात्रू इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया था। लगातार
वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था। ये ऑपरेशन इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि छात्रों का जो इलाका है न केवल वो पहाड़ी इलाका है बल्कि ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर मौसम और भौगोलिक स्थितियां दोनों जो है हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन में अब तक जो है सुरक्षा बलों को कुछ हथियार और गोला बारूद भी मिला है जो संभवतः ये आतंकी अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इन आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अजय इस अहम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।